बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों में भी रूसी हमले बेकाबू हो रहे हैं, ये यूक्रेन का दावा है। हालांकि देखिए आप, मानवाधिकार परिषद में यूनाइटेड नेशंस के जब मानवाधिकारों को लेकर रूस के हनन पर वोटिंग हुई तो 23 मुल्कों ने पक्ष में वोट किया, 13 ने एब्सटेन किया, क्योंकि कल तक ये रूप नहीं दिख रहा था व्लादिमीर पुतिन का। और 5 देश थे जिन्होंने उसके खिलाफ वोट किया, जिसमें एक देश रूस भी था। लेकिन अब अगर यूक्रेन पर इस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह हो रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमला हो रहा है, फौज एक दूसरे पर हमला करे उसे समझा जा सकता है, लेकिन यूक्रेनी फौज अगर इमारतों की धज्जियां इस तरह से उड़ाते हैं, अगर वहां आम नागरिक है, तो इसको कौन सा मुल्क विश्व का स्वीकारेगा? इस पर कौन इसको सही ठहराएगा? आप देखिए खार्किव में मिसाइल से ये ताबड़तोड़ हमला है, जिसमें सेकंड्स और एक पूरी इमारत बारूद और धुएं का गुबार बनकर रह जाता है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अभिषेक मतिमान जी, जल्दी से सर एक रिएक्शन आपसे इस पर। रूप जो सामने युद्ध का देख रहे हैं, ये भयावह मंजर जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली ये चिंता का विषय है। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरी डायरेक्शन में ले जाना चाहूंगा कि हम एक पक्ष की फिलहाल बात कर रहे हैं। अगर आज भारत सरकार यूएन जनरल असेंबली में वोट करने से, रशिया के अगेंस्ट वोट करने से एब्सटेन कर रही है, तो उसके पीछे कुछ कारण है। हम ये देख रहे हैं कि एक दौर के बाद दूसरे दौर की वार्ताएं और बातचीत जो है विफल हो रही है। यहाँ पर जिद का सवाल है। अमेरिका और नाटो देशों को और यूरोपियन यूनियन को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के सामने टिक नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ सैन्य सामग्री सप्लाई करके उसको और चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह जो जैसा प्रेसिडेंट पुतिन चाहते थे, अगर उनको ये एश्योरेंस दे दिया जाता कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे और उनकी चिंताओं की सोची जाती, तो मेरे ख्याल से इस युद्ध को रोकने की वो एक्चुअली सही पहल होती। लेकिन वही दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष और जिसके बीच में पिसकर एक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के गलत निर्णय के कारण यूक्रेनियन आम जनता को ये सारा युद्ध का जो भयावह मंजर, पूरी जंग में अपना न्यूट्रल स्टैंड बना के रखा हुआ है। जब रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया, भारत ने उससे एब्सटेन किया। जब जनरल असेंबली की बैठक बुलाने की बात हुई, तब भारत ने एब्सटेन किया। मानवाधिकार परिषद में वोटिंग हुई, तब भारत ने एब्सटेन किया। लेकिन इसी के साथ जो इस वक्त स्टैंड है वो इस बात को लेकर है कि नेटो का गठन रूस के खिलाफ हुआ, नेटो का यहाँ यूक्रेन में इतने करीब पहुंच जाना है। लेकिन क्या बातचीत और मेज पर बैठकर बात नहीं हो सकती है? क्योंकि जंग जब होती है तो फिर वो धीरे धीरे एक मानवीय त्रासदी में तब्दील होती है। अगर सिर्फ फौजों के बीच जंग ना रहे, फौजों के बीच जंग समझी जा सकती है, लेकिन रिहायशी इलाकों तक जब लपटें पहुंचती हैं, ये देखिए एक तरफ सुमी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुमी में उख्तर का जो सैन्य बेस है उस पर हमला किया गया, 70 यूक्रेनी सैनिक ढेर किए गए। तो वहीं खार्किव में ये धमाका। भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डिप्लोमेसी, जिसका पक्षधर हमेशा हिंदुस्तान रहा है, आप टेबल पर बातचीत कीजिए, वहीं पर मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। रिहायशी इलाकों पर, क्योंकि भारत भी दवाइयां दे रहा है, वहां पर सैन्य मदद भले ना दे, लेकिन हम दवाइयां दे रहे हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा संकेत है निष्पक्षता के साथ साथ। में सिंह साहब, अंजना बिल्कुल सही, ये हम मदद कर रहे हैं मेडिसिन वगैरह के तौर पे, पर देखिए हमने एब्सटेन क्यों किया वोटिंग का, इसका कारण है। देखिए रूस के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है, और ऑफ लेट हमारा यूएस के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और एंगेजमेंट है, और कई देश हैं जो यूरोप में है, उनके साथ भी हमारी डिफेंस पार्टनरशिप है। 63% अपने हम डिफेंस हथियार उनसे लेते हैं। 2010 से 2020 के बीच में ये रिसर्च डेटा है कि लगभग 63%, 63% अपने हम जो डिफेंस के हथियार है वो रूस से अभी भी लेते हैं। बिल्कुल, तो हम कई देशों से ले रहे हैं, जिसमें इजराइल शामिल है, फ्रांस शामिल है, यूएस शामिल है। तो इसीलिए हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, और नेशनल इंटरेस्ट बोलता है कि हमें हथियार यहाँ से चाहिए है, तो हम किसी को एनॉय नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि निष्पक्ष रहना, किसी का साइड नहीं लेना, पर तो भी ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, दवाइयाँ अगर भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि
एक होता है ह्यूमैनिटेरियन मदद, वो हम देंगे, लेकिन एब्सटेन करने में मेरे ख्याल ये सही डिसीजन है, क्योंकि क्यों हम किसी का पक्ष लें, हमारे मन में सबको पता है ये गलत है। दूसरा अंजना, बार बार ये आता है कि वो नाटो की वहाँ नाटो की वजह से ये सारा अटैक हुआ है। मैं एक सवाल उठाता हूँ, अफगानिस्तान में 79 में क्या नाटो का कोई अफगानिस्तान नाटो ज्वाइन कर रही थी? क्या नाटो का अफगानिस्तान में कोई इंटरेस्ट था? इनके क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स थे रशिया के जो उन्होंने अफगानिस्तान में आए? ये पूरी दुनिया को पता है कि काय के लिए आए। 79 में आ गए, 89 में गए, 10 साल तक रहे, उसका एंड स्टेट क्या हुआ वो भी सबको पता है। तो ये सिक्योरिटी कंसर्न बार बार बोलना कि वहां पर नाटो की शायद डिप्लॉयमेंट हो सकती थी, नाटो है। और पहली बात, यूक्रेन किसी के पास जाए, बिल्कुल इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो वहां नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये तमाम राय तो अलग अलग एनालिसिस हम करते ही रहेंगे, दिन रात करते रहेंगे आज तक पर, लेकिन ये वीडियो झकझोर देने वाला, ये खार्किव का आप वीडियो देख रहे हैं जहां पर एक पूरी इमारत साफ दिखाई देती है, लेकिन सेकंड्स में कैसे ये धमाका होता है और फिर धुएं का गुबार पूरी इमारत को तबाह करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह के धमाके अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं, खार्किव में, खेरसन में, हर जगह पर रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आक्रामक हो रही है और धमाके के बाद का ये गुबार बता रहा है। ऐसे ही आप खार्किव के जो अलग अलग इलाकों में ब्लास्ट हुए हैं, हम आपको दिखा रहे थे, दूर से भी जब देखा जाए रिहायशी इलाके लग रहे हैं। और यही यूक्रेन का दावा भी है कि रूस अब रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। ये तस्वीर, ये वीडियो साफ बताता है कि इस वक्त व्लादिमीर पुतिन की नीयत क्या है। पल भर में जो इमारत तटस्थ होकर खड़ी हुई है वो एक धमाके के बाद इस तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, यही अब पुतिन का इरादा है। क्योंकि पुतिन अब यूक्रेन को पूरी तरह घुटनों पर टेकने को मजबूर करना चाहते हैं। पुतिन ने अब ये